हवस, स्वार्थ और धोखे की आग इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही मनहूस रात की है जहां एक बहू अपनी आजादी के लिए अपनी लकवाग्रस्त सास का बेदर्दी से कत्ल कर देती है। उसे लगता है कि उसका राज हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस अंधे ससुर को वह लाचार समझ रही थी, वही मौत का ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचने वाला है जिससे कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये है उदल की पूरी कहानी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस रात का हर एक पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो कहानी की शुरुआत केरल के एक शांत और सुनसान इलाके में बने एक घर से होती है। यहाँ हमारी मुलाकात शाइनी नाम की एक महिला से होती है। दिखने में बेहद खूबसूरत शाइनी की जिंदगी बाहर से जितनी अच्छी लगती है, अंदर से उतनी ही घुटन भरी है। उसकी शादी रेजी नाम के एक शख्स से हुई है जो शहर में नौकरी करता है और ज्यादातर समय घर से दूर रहता है। पति के दूर रहने की वजह से शाइनी की जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया है। इसी खालीपन और अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने अपने कॉलेज के जूनियर किरण के साथ अफेयर शुरू कर लिया है। किरण उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन शाइनी के लिए वह सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने का एक जरिया बनकर रह गया है। दूसरी तरफ घर का माहौल उसकी इस छुपी हुई दुनिया से बिल्कुल अलग है। घर में उसका 6 साल का बेटा जेरिन, बूढ़े ससुर कुट्टी चयन और उसकी बीमार सास रहते हैं। सास पिछले 4 सालों से लकवाग्रस्त हैं। वे न बोल सकती हैं, न चल फिर सकती हैं। बस बिस्तर पर पड़ी अपनी आंखों से सब कुछ देख और महसूस कर सकती हैं। वहीं कुट्टी चयन भी उम्र के साथ काफी कमजोर हो चुके हैं। उनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी है और उन्हें सुनने में भी दिक्कत होती है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार आज भी उतना ही गहरा है। यही वजह है कि वे हर वक्त उनकी देखभाल में लगे रहते हैं और एक साय की तरह उनके पास बैठे रहते हैं। उधर शाइनी के लिए अपनी सास की सेवा करना किसी सजा से कम नहीं है। फिर एक दिन हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब घर की केयरटेकर रीना नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। उस समय कोरोना और लॉकडाउन का डर हर तरफ फैला हुआ था, इसलिए रीना अपनी जान की चिंता में गाँव लौटना चाहती है। शाइनी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन रीना अपना हिसाब किताब लेकर वहाँ से चली जाती है। रीना के जाते ही घर और सास की पूरी जिम्मेदारी शाइनी के सिर पर आ जाती है। अब उसे खुद अपनी सास की साफ सफाई करनी पड़ती है, उनके गंदे कपड़े धोने पड़ते हैं और दिन रात उनकी देखभाल में लगे रहना पड़ता है। यही जिम्मेदारियां धीरे धीरे उसके मन में पल रही नफरत को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। इस सड़ांध और बदबू भरी जिंदगी से शाइनी पूरी तरह टूट चुकी होती है। अपनी सास की हालत देखकर और रोज उनकी साफ सफाई करते करते उसका जी मिचलाने लगता है। कई बार तो वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। तभी इसी दौरान उसके पति रेजी का फोन आता है। शाइनी उससे गुजारिश करती है कि वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन रेजी शहर की आरामदायक जिंदगी छोड़कर इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। वह साफ मना कर देता है और उल्टा शाइनी को अपना फर्ज निभाने का ज्ञान देने लगता है। पति की यही बेरुखी और इस दमघोंटू जिंदगी से छुटकारा पाने की चाहत धीरे धीरे शाइनी के अंदर छिपे अंधेरे को बाहर ले आती है। इसके बाद वह एक खौफनाक फैसला लेती है। सबसे पहले वह अपने बेटे जेरिन को रिश्तेदारों के घर छोड़ आती है, ताकि आगे जो कुछ होने वाला है उसका कोई गवाह न रहे। अब घर में सिर्फ शाइनी, कुट्टी चयन और उसकी बेबस सास ही बचे होते हैं। वही शाइनी अपने प्रेमी किरण को फोन करती है और आज रात घर पर आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जब किरण घर की ओर निकल रहा होता है, तभी रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। वे लोग शाइनी के चरित्र को लेकर भद्दे मजाक कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि शाइनी बहुत चालाक औरत है और उसके कई मर्दों से संबंध हैं। वह दावा करता है कि उसने कई बार रात के अंधेरे में लोगों को आम के पेड़ के सहारे शाइनी के घर की छत पर चढ़ते हुए देखा है। यह सब सुनकर किरण का खून खौल उठता है और वह उनसे भिड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त समद उसे अलग ले जाकर शांत करता है और किसी तरह वहाँ से भेज देता है। रात गहरा जाने पर किरण समद की मदद लेता है। समद उसे बाइक से शाइनी के घर के पास छोड़ देता है, जिसके बाद किरण दबे पांव पिछले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो जाता है और सीधे शाइनी के बेडरूम में पहुंच जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद दोनों हर बार की तरह अपनी हवस में डूब जाते हैं, लेकिन इस बार शाइनी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह किरण के सामने खुद को बेबस दिखाने लगती है और कहती है कि वह अपनी सास की सेवा करते करते पूरी तरह थक चुकी है। रोज की बदबू, गंदगी और उनकी देखभाल ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। वह अब सिर्फ सुकून और आजादी चाहती है। धीरे धीरे उसकी बातें एक खतरनाक दिशा में जाने लगती हैं। फिर वह किरण के सामने ऐसा प्रस्ताव रखती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शाइनी फुसफुसाते हुए कहती है कि अगर उसकी सास हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह कहती है कि वैसे भी वह एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी है और अगर आज रात उनकी मौत हो भी गई तो कोरोना के इस माहौल में किसी को उन पर शक नहीं होगा। शुरुआत में किरण इस बात को सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन शाइनी अपने प्यार, आजादी और साथ रहने के सपनों का ऐसा जाल बुनती है कि आखिरकार वह भी इस भयानक अपराध में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आधी रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ होता है। शाइनी और किरण दबे पांव सास के कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही होती है। शाइनी वॉशरूम से एक तौलिया लाती है, उसे पानी में भिगो
होती है और फिर बिना किसी रहम के अपनी बेबस सास की गर्दन पर लपेटकर पूरी ताकत से कस देती है। दूसरी तरफ किरण भी तौलिए का दूसरा सिरा पकड़कर खींचने लगता है। इस कत्ल का सबसे दर्दनाक पहलू ये होता है कि उस समय सास की आंखें पूरी तरह खुली होती हैं। वह अपनी मौत को सामने खड़ा देख रही होती है, लेकिन लकवाग्रस्त होने की वजह से उसका शरीर जरा भी हिल नहीं पाता। अपनी आखिरी सांसों से लड़ते हुए वह किसी तरह बिस्तर के पास लगी इमरजेंसी बेल तक हाथ बढ़ाती है। कुट्टी चंद ने यह बेल उसकी मदद के लिए लगवाई थी। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर वह बटन दबा देती है और कुछ ही सेकंड की भयानक तड़प के बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। हत्या के बाद शाइनी और किरण वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। किरण बुरी तरह डरा हुआ होता है, लेकिन शाइनी उसे समझाते हुए कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह होते ही वह सबके सामने रोने धोने का नाटक करेगी और कह देगी कि उसकी सास की मौत बीमारी की वजह से हुई है। ऐसे में किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। तभी अचानक शाइनी को उस तौलिए की याद आती है जो इस कत्ल का सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। दोनों घबराकर दोबारा सास के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके होश उड़ जाते हैं। तौलिया वहां से गायब हो चुका होता है। अब दोनों पूरे घर में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तभी शाइनी को अपने ससुर कुट्टी चंद पर शक होता है। वह चुपचाप उनके कमरे में जाती है, लेकिन वहां देखकर उसे राहत मिलती है क्योंकि कुट्टी चंद गहरी नींद में सोए हुए दिखाई देते हैं। शाइनी वापस कमरे में लौट आती है और दोनों यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि शायद तौलिया कहीं और गिर गया होगा। इसके बाद वे एक बार फिर अपनी हवस में डूब जाते हैं। उधर बाहर किरण का दोस्त समद अपनी बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है और समय बिताने के लिए मोबाइल पर फिल्म देख रहा होता है। कुछ देर बाद जब किरण जाने के लिए तैयार होता है तो शाइनी उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकालने जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा बाहर से बंद किया जा चुका होता है। दोनों घबराकर मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह भी बाहर से मजबूती से लॉक होता है। अब शाइनी और किरण को साफ समझ आ जाता है कि वे इस घर में अकेले नहीं हैं। कोई तीसरा शख्स उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था और अब उसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। घबराए हुए दोनों फैसला करते हैं कि किरण को छत के रास्ते बाहर निकाला जाए, लेकिन जैसे ही शाइनी उसे छत की तरफ लेकर जाती है तभी अंधेरे में छिपा कोई शख्स अचानक उन पर हमला कर देता है। पहले शाइनी के सिर पर जोरदार वार होता है और फिर किरण पर भी हमला किया जाता है, जिससे यह दोनों अब बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि यह तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि शाइनी का वही बूढ़ा ससुर कुट्टी चंद था, जिसे वह कमजोर, लाचार और लगभग अंधा समझती थी। दरअसल जब सास ने मरते समय इमरजेंसी बेल दबाई थी तभी उसकी आवाज सुनकर कुट्टी चंद की नींद खुल गई थी। वह घबराकर अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जीवन संगिनी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अपनी पत्नी का ठंडा और बेजान शरीर देखकर कुट्टी चंद अंदर से पूरी तरह टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी नजर उस गीले तौलिए पर पड़ी जो बिस्तर के पास पड़ा हुआ था। तौलिया हाथ में लेते ही उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। शक होने पर वह चुपचाप शाइनी के कमरे की तरफ गया और वहां पहुंचकर उसने शाइनी और किरण की सारी बातचीत सुन ली। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी की मौत कोई प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता चल गया कि उसकी बहू ने सिर्फ अपनी हवस और आजादी के लिए उसकी पत्नी की जान ले ली थी। अपने शक को पूरी तरह यकीन में बदलने के लिए कुट्टी चंद ने शाइनी के कमरे की तलाशी ली। वहां उसे एक इस्तेमाल किया हुआ कंडोम का पैकेट भी मिला, जिसने उसके सारे संदेह खत्म कर दिए। अब उसके सामने पूरी सच्चाई साफ हो चुकी थी। उसकी पत्नी के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहू और उसका प्रेमी थे। अपनी पत्नी की मौत का दर्द और गुस्सा उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था, लेकिन उसने तुरंत पुलिस को बुलाने के बजाय सबसे पहले उसने अपने बेटे रेजी को फोन किया और सिर्फ इतना कहा कि सुबह होने से पहले हर हाल में घर पहुंच जाना। इसके बाद यह असहाय दिखने वाला बूढ़ा आदमी एक खतरनाक शिकारी में बदल गया। उसने पूरे घर के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए, मेन फ्यूज निकाल दिया और ऐसा जाल बिछाया कि उसकी पत्नी के हत्यारे किसी भी हालत में इस घर से जिंदा बाहर न निकल सकें। अब शाइनी समझ चुकी होती है कि कुट्टी चंद उनके सारे राज जान चुका है और वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसे में वह किरण को भड़काते हुए कहती है कि बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, कुट्टी चंद को मार देना। इसके बाद वे दुनिया को यही कहानी बताएंगे कि अपनी पत्नी की हालत और दर्द सहन न कर पाने की वजह से कुट्टी चंद ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। इसी योजना के तहत शाइनी अंधेरे में कुट्टी चंद को ढूंढने के लिए मिट्टी के तेल वाली डीबी जलाती है, लेकिन कुट्टी चंद पहले ही चालाकी से उसकी बत्ती के छेद को बड़ा कर चुका होता है। जैसे ही शाइनी उसे जलाती है, आग भड़क उठती है और कांच तेज धमाके के साथ फट जाता है। शाइनी का हाथ बुरी तरह झुलस जाता है और वह दर्द से चीख पड़ती है। इस खौफनाक खेल के बीच
बीच एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिलता है। उधर कुट्टी चैन चुपचाप अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। वह बड़ी सावधानी से उसकी लाश को साफ करता है, अलमारी से नए कपड़े निकालकर उसे पहनाता है और पूरे सम्मान के साथ उसे तैयार करता है। यह दृश्य दिखाता है कि अपनी पत्नी के लिए उसके दिल में कितना गहरा प्यार था और वह जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ उसकी इज्जत और इंसाफ के लिए कर रहा है। जब किरण और सैनी का कुट्टी चैन से आमना सामना होता है तब कुट्टी चैन अंधेरे में अचानक वह उन पर नारियल फेंकना शुरू कर देता है। जब इससे बात नहीं बनती तो वह नारियल से भरे एक बोरे से उन पर वार करने लगता है। तभी बोरे की जोरदार टक्कर से शाइनी एक झटके में जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर किरण गुस्से में कुट्टी चैन को पकड़ने दौड़ता है, लेकिन हाथापाई के दौरान वह पीछे रखे एक नारियल छिलने वाले नुकीले औजार पर जा गिरता है, जिससे वह दर्द से तड़प उठता है। इसके बावजूद किरण हार नहीं मानता और किसी हथियार की तलाश में दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कुट्टी चैन लगातार उन दोनों पर नजर रखे हुए है। जब कुट्टी चैन पीछे से किरण पे वार करने वाला होता है तभी मौका देखकर शाइनी पीछे से वार करती है और कुट्टी चैन कुछ देर के लिए बेहोश होकर गिर पड़ता है। शाइनी उसे घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाने लगती है, लेकिन तभी जब किरण हथियार ढूंढने में लगा होता है कुट्टी चैन अचानक होश में आ जाता है, शाइनी पर जोरदार हमला करता है और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अब शाइनी पूरी तरह बौखला चुकी होती है। वह अपनी सारी हदें पार करते हुए मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाती है और चीख कर कहती है, अगर तू सामने नहीं आया तो मैं तेरी बीवी की लाश को यहीं जला दूंगी। अपनी मृत पत्नी का अपमान कुट्टी चैन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि यह धमकी सुनते ही वह अपने छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। शाइनी और किरण जानवरों की तरह उस बूढ़े इंसान पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन कुट्टी चैन के अंदर जैसे अपनी पत्नी की मौत का दर्द और गुस्सा ताकत बनकर उतर आया हो। वह पूरी ताकत से किरण को खुद से दूर धकेल देता है और फिर शाइनी की आंखों में अपनी उंगलियां घुसा देता है, जिससे शाइनी दर्द से चीख उठती है और कुछ पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और तो और वह किरण के जख्मी टांग पर लात मारकर वहां से भागता है और एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। इसके बाद वह तुरंत पुलिस को फोन करता है और पूरी सच्चाई बता देता है। कुछ देर बाद शाइनी उस कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे में उसे कुट्टी चैन तो नहीं मिलता, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसके ससुर ने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस लगभग 40 मिनट में वहां पहुंचने वाली है। यह सुनते ही वह घबरा जाती है और किरण से कहती है कि किसी भी कीमत पर कुट्टी चैन को मारना होगा। इसके बाद वे ऐसा दिखाएंगे कि अपनी पत्नी की हालत और दर्द सहन न कर पाने की वजह से कुट्टी चैन ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। किरण पूछता है कि यह सब कैसे होगा। तब शाइनी उसे अपने दोस्त को बुलाने के लिए कहती है, जो बाहर इंतजार कर रहा है। वह कहती है कि उसे आम के पेड़ के सहारे छत के रास्ते घर के अंदर बुलाओ। ये सुनते ही किरण को अपने दोस्तों की कही बातें याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसके दोस्तों ने शाइनी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कई मर्द रात के अंधेरे में आम के पेड़ के रास्ते उसके घर आया करते थे। अब पहली बार किरण के मन में भी शाइनी को लेकर शक पैदा होने लगता है। फिर भी वह अपने दोस्त को अंदर बुला लेता है। किसी तरह उसका दोस्त छत के रास्ते घर में दाखिल हो जाता है। सारी बात जानने के बाद वह भी कुट्टी चैन को मारने के लिए ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन कुट्टी चैन पहले ही उसके लिए जाल बिछा चुका होता है। उसने फर्श पर एक चिपचिपा पदार्थ फैला रखा था। जैसे ही किरण का दोस्त आगे बढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और वह जोर से नीचे गिर पड़ता है। कुट्टी चैन तुरंत मौके का फायदा उठाता है और उसके सिर पर लगातार वार करके उसे मौत के घाट उतार देता है। यह सब देखकर शाइनी के होश उड़ जाते हैं। अब उसका दिमाग एक आखिरी चाल चलता है। वह तुरंत अपने पति रेजी को फोन मिलाती है और रोते हुए मासूम बनने का नाटक करती है। वह कहती है, रेजी जल्दी घर आओ, घर में कोई गुंडा घुस आया है। उसने मम्मी पापा को मार डाला है और अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे के पीछे खड़ा किरण यह सब सुन लेता है। अब उसे शाइनी का असली चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि शाइनी अपने सारे गुनाहों का दोष उसके सिर मढ़कर खुद बच निकलना चाहती है। तभी उसके दिमाग में आम के पेड़ वाली बात फिर से घूम जाती है। उसे अपने दोस्तों के ताने याद आते हैं और उसका सारा भ्रम टूट जाता है। अब वह समझ चुका था कि वह शाइनी का सच्चा प्यार नहीं बल्कि उसकी हवस और उसकी साजिश का सिर्फ एक मोहरा था। यह एहसास होते ही उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। वह शाइनी पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है। कुछ घंटे पहले जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, अब वही एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो चुके थे। लड़ाई के दौरान शाइनी बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर गुस्से से भरा किरण कुट्टी चैन को मारने के इरादे से उसकी तलाश में आगे बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कुट्टी चैन पहले ही उसके लिए मौत का जाल बिछा चुका है। जैसे ही किरण आगे बढ़ता है, ऊपर रखी भारी गैस सिलेंडर उसके सिर पर आ गिरती है। वार इतना जोरदार
इंतजार होता है कि किरण वहीं ढेर हो जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और इसी के साथ किरण की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उधर कुछ देर बाद जब बुरी हालत में शाइनी को होश आता है तो वह एक बार फिर कुट्टी चैन को मारने की कोशिश करती है। तो कुट्टी चैन लहूलुहान हालत में अपने मुंह से चाबी निकालता है और दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अफसोस, यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब मालूम चलता है कि सुबह हो गई है और पुलिस वाले भी पहुंच गए हैं। उसी समय रेजी भी घबराया हुआ वहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है उसकी रूह कांप उठती है। पूरा घर खून से सना हुआ होता है। चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ था, जिसका नतीजा यह था कि समद, किरण, कुट्टी चैन और शाइनी सब मारे जा चुके हैं। ये सब देखकर रेजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जब वह अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है तो वहाँ का दृश्य बाकी घर से बिल्कुल अलग होता है। कमरे में एक अजीब सी शांति और सम्मान का एहसास होता है। इतने खून खराबे और मौत के तांडव के बीच भी कुट्टी चैन ने अपनी पत्नी को बड़े सलीके से तैयार किया था। उसने उन्हें साफ कपड़े पहनाए थे, उनके बाल संवारे थे और पूरे सम्मान के साथ बिस्तर पर लिटाया था ताकि उसकी जीवन संगिनी इस दुनिया से इज्जत के साथ विदा हो सके। इसी दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाले दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। एक तरफ शाइनी की हवस और स्वार्थ था जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो दूसरी तरफ कुट्टी चैन का अपनी पत्नी के लिए सच्चा और निस्वार्थ प्रेम था जिसने एक कमजोर और लगभग अंधे बूढ़े इंसान को भी अपनी पत्नी के सम्मान और इंसाफ के लिए किसी खूंखार रक्षक में बदल दिया।